हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के हिंदी के नए क्लास में, जिसमें फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका क्या है और जो है कि भाषा की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो इसी टॉपिक को आज हम लोग जो है कि कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सीटेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन यहीं से आपको मिलती रहेगी। तो देखिए, आपका भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। देखिए, विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान कर, पहली जो भूमिका है वो है विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करना, भाषा व्याकरण की भूमिका है। अगला जो दिया है, विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धता को समझने की शक्ति का विकास करना। अगला जो आपका दिया है, छात्रों को वाक्य रचना के नियम एवं विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान कराना। फिर आगे जो आपका देखिए क्या दिया है, अधिगम में व्याकरण की भूमिका से बच्चों के चारों भाषा कौशल का विकास करना, कि ये आपकी भाषा अधिगम की भूमिका। अगला देखिए आपका दिया है कि भाषा का शुद्ध प्रयोग करने तथा भाषा में दक्षता प्राप्त करने में व्याकरण मुख्य भूमिका निभाती है। फिर दिया है आपका विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान देना। आगे आपका दिया कि यह बच्चों में भाषा संबंधित अभिव्यक्ति का विकास करने में भी सहायक है। यह छात्रों को लेखन शैली में मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग करने का शिक्षण देकर उनके लेखन कौशल में के विकास में जो है सहायक है। ठीक है। अगला जो आपका दिया है, व्याकरण से छात्रों में विभिन्न नए नए शब्दों की समझ विकसित हो जाती है। यह छात्रों को गद्य पद में अंतर समझकर उनके लेखन कौशल का विकास करने में सहायक है। देखिए, अगला है आपका कि व्याकरण छात्रों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय, या आपका उत्तम दिया है, उत्तर, तत्सम, शब्द, तत्भव शब्द आदि के प्रयोग से उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक है। देखिए, आपका दिया आगे, व्याकरण विधियों को शुद्ध सूक्ति, लोकोक्तियों, मुहावरों आदि का अर्थ निकालने के योग्य बनाता है। देखिए, व्याकरण की शिक्षण कुछ विधियाँ हैं। देखिए, शिक्षण की एक विधि आपकी आगमन विधि। देखिए, इस विधि में अनुभवों, उदाहरणों और प्रयोगों का प्रत्यक्ष अध्ययन करके जिन्हें नियम बनाए जाते हैं। यह शिक्षण पद्धति छात्र के नित्य पद्धति, जो छात्रों को कर कर सीखने पर जोर देती है। यह एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, जैसे कि आपका हो गया ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, इसमें इसका पालन किया जाता है। फिर देखिए, आपकी एक विधि होती है, दूसरी आपकी निगमन विधि, जो ठीक आगमन की उल्टा होती है। देखिए, इस विधि में विद्यार्थियों को पहले नियमों का ज्ञान दिया जाता है, फिर नियमों को एक उदाहरण देकर समझाया जाता है। इस पद्धति को शिक्षक केंद्रित पद्धति कहा जाता है, जिसमें शिक्षार्थी सभी नियमों को पढ़ाता है, शिक्षक सभी नियमों को पढ़ाता है। ठीक है, याद रखना है इसको।
शिक्षार्थी नहीं पढ़ाता है, शिक्षक पढ़ाता है। अगली देखिए आपका क्या दिया है कि इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, जैसे कि अज्ञात से ज्ञात की ओर। देखिए अज्ञात से अज्ञात लिखा है इसमें, तो यहाँ पे अ को मिटा देंगे, अज्ञात से ज्ञात की ओर। फिर आगे देखिए आपका अमूर्त से मूर्त की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, इसमें आपका हो जाएगा। आगे देखिए आपकी एक विधि होती है अनुकरण विधि। देखिए इस विधि में बालक जो है कि अनुकरण करके सीखता है, इसके लिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण यानी नकल करके लिखना व पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना यानी बोलना सीखते हैं। पहले शिक्षक बोलते हैं और फिर उनका अनुकरण करते हैं बच्चे, ठीक है। यानी पहले इसमें शिक्षक बोलेगा और फिर उनका अनुकरण करके बच्चा बोलेगा। एक विधि देखिए आपकी होती है जिसका नाम है आपका व्याख्यान विधि। देखिए व्याख्यान विधि में क्या होता है, व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। देखिए शिक्षक केंद्रित विधि इसको माना जाता है। इस विधि को शिक्षक केंद्रित विधि कहा जाता है, व्याख्यान विधि को, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए एक विधि है आपकी भाषा संसर्ग विधि। देखिए यह जो है कि एक व्याकरण से संबंधित जो है कि ये विधि है, ठीक है। यहाँ जो है कि कुछ मिस्टेक है, यह जो है व्याकरण की शिक्षण विधि है, यहाँ पे शिक्षण लिखा होगा, ठीक है। शिक्षण विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। किस माध्यम से, तो रचनाओं के माध्यम से इसमें व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, आपको याद रखना है। प्राथमिक कक्षाओं में यह विधि काम में ली जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। देखिए आगे क्या दिया है कि कक्षा कक्ष में बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में बहुभाषिक कक्षा विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करती है। बच्चे अपने विचारों को अपनी मातृभाषा में सहज रूप से व्यक्त करते हैं, जिससे उन्हें उनके मौखिक कौशल का विकास होता है। देखिए बहुभाषिकता का मुख्य बहुभाषिकता का जो गुण है वो बच्चों में रचनात्मकता का विकास करने में सहायक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए आपका क्या दिया है, दिया कि कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम है। भाषाओं का प्रयोग करना सांस्कृतिक आदान प्रदान करने का भी माध्यम है। देखिए भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रयोग करने से सभी छात्रों को एक दूसरे की भाषा को समझने का अवसर मिलता है तथा वह अपनी मातृभाषा का सम्मान करने के साथ ही दूसरों की भाषाओं एवं संस्कृतियों का सम्मान करना सीखते हैं। आगे दे दिया आपका कि बहुभाषिक क्षमता संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाती है। इसलिए भाषाओं को विद्यालय में एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। देखिए आगे आपका दिया कि अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमियों से होने के कारण बच्चों के शब्दों व उनके उच्चारणों में विभिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। इसलिए भाषिक पृष्ठ के आधार पर किसी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। बच्चों की भाषा विविधता को एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
आगे देखिए आपका दिया है कि इस बात के प्रमाण भी मिले कि द्विभाषीय बच्चों की वैचारिक क्षमता अन्य बच्चों की तुलना में अच्छी होती है। कक्षा कक्ष में बहुभाषिकता एक चुनौती के रूप में, देखिए चुनौती के रूप में, ठीक है। आगे दिया है आपका कि बच्चों पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव। आगे जो हम लोग देखेंगे बच्चों पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव। देखिए भाषा एक बहुभाषीय देश है, भारत क्या है, एक बहुभाषीय देश है। यहाँ पे जो है कि अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न क्षेत्रों की अपनी एक भाषा है और क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव पड़ता है, जो शिक्षण प्रक्रिया में एक चुनौती है। देखिए छात्रों में भाषाई कौशल विकसित करने की चुनौती क्या है। देखिए भाषाई विविधता के कारण छात्रों को भाषा कौशल के विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव का भाषाई कौशल पर भी प्रभाव पड़ सकता है। आगे देखिए आपको क्या दिया है कि शिक्षक के लिए बहुभाषा की चुनौती। यदि किसी शिक्षक को अपने क्षेत्र से किसी दूर अन्य क्षेत्र में पढ़ाने के लिए कहा जाता है जहां वह शिक्षक वह भाषा नहीं जानता जो उस क्षेत्र में बोली जाती है, तो वह शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाना एक चुनौती होती है। आगे आपका दिया है कि भाषा के प्रति बच्चों की रुचि और योग्यता का अभाव। देखिए आपका दिया है कि भाषा शिक्षक की समस्याओं में से एक समस्या यह भी है कि छात्रों में भाषा के प्रति रुचि और प्रवृत्ति की कमी होती है, जिससे भाषा शिक्षक का कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अगला आपका दिया है कि अधिक भीड़ वाली कक्षाएं। देखिए अधिक भीड़ वाली कक्षाएं आमतौर पर शिक्षकों की भाषा को प्रभावी ढंग से पढ़ाने की क्षमता को कम कर देती है और शिक्षार्थियों के भाषा शिक्षण को प्रभावित करती है। देखिए आगे आपका दिया है अध्ययन सामग्री की कमी। देखिए भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए अध्ययन सामग्री की कमी में भी एक समस्या है। जिसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अनेक व्यक्तियों से संप्रेषण स्थापित करने के लिए वह बोलकर या लिखकर अपने भाव एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है तथा सुनकर तथा पढ़कर दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से जो है कि दो कौशल का विकास हुआ। एक हुआ आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल और एक हुआ आपका गणनात्मक कौशल। देखिए आपका बोलना व लिखना, इन दोनों के माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। कैसे? बोलकर और लिखकर। तो हमारा हो गया अभिव्यक्तात्मक कौशल। देखिए भाषा के दो ही गणनात्मक कौशल है। देखिए सुनना और पढ़ना, इन दोनों के माध्यम से हम दूसरे के विचारों या उनकी बातों को ग्रहण करते हैं। भाषा से संबंधित इन चार क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को हम भाषा कौशल कहते हैं। इसके विकास एवं इनमें दक्षता प्राप्त करने ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। प्रत्येक कौशल का विकास किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर करता है। ठीक है, ये आपको देख लेना है थोड़ा सा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक हम लोग समाप्त करेंगे फ्रेंड। फिर आपसे जल्द ही प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।